अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम्स। इसकी रीजंस क्या हैं। इटालियन स्कॉलर जो है ना हमारे पास कैसर बिकारिया और जो है ना हमारे पास कैसर लैम्ब्रोसो, ये क्या कहते हैं। इन्होंने जो है ना ये शिकागो से थे। इन्होंने क्या किया, सेपरेट सेटअप बनाए जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजिकल स्कूल, शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी और हमारे पास एक ये जो है ना इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इन चीज़ों के हमने सेपरेट सेटअप बनाए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और अब हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर जो हमारे पास इंसान के इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो डिटरमिन करते हैं इंसान कैसा मुजरिम बनेगा। ये डिस्क्राइब करते हैं पर्सनैलिटी ऑफ द क्राइम को। और जो हमारे पास ये है ना पर्सनैलिटी ऑफ द क्राइम, ये हमारे पास पॉवर्टी भी डिस्क्राइब करती है। हमारे पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, वो क्या कहती है, वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर, ये सोशल लेवल के ऊपर है। ये हमारे पास क्या करती है, क्लिफर्ड जो है ना, शॉ और मैकहे, इन्होंने इसको प्रपोज किया है। ये क्या कहती है कि एब्सेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन सोसाइटी, जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, अगर उसकी एब्सेंस होगी तो उसकी उसकी वजह से क्या होगी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगी। इसके मेथड्स क्या हैं, ये हमारे पास क्या बनाती है, सोसाइटी बनाती है। चेक्स एंड बैलेंस भी सोसाइटी लगाती है और प्रोवाइड क्या करती है सोसाइटी के मोरल क्या है, मोरालिटी जो स्टेटस है वो भी सोसाइटी हमारे पास प्रोवाइड करती है। अब जो शिकागो स्कूल ऑफ हमारे पास क्रिमिनोलॉजी है ना, वो डिस्क्राइब करता है इसको एज लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और जो हमारे पास एथनिक हेट्रोजेनिटी होती है और रेजिडेंशियल मोबिलिटी होती है, ये काजेज करती हैं हमारे पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक सोशल लेवल की थ्योरी है। उसके अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं अपना पर्सपेक्टिव कि हमारे पास क्या है। एक हमारे पास पॉजिटिव स्कूल होता है जो कि क्या होता है कि हमारे पास फैक्ट्स पर चलते हैं। दूसरा हमारे पास अब है ना वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है ना, ये सोसाइटी के लेवल पे है। इसमें जो सोसाइटी क्या करती है, हमारे पास पीस एंड ट्रंक्विलिटी चाहती है। ये क्राइम्स की जो एलिमिनेशन चाहती है, जीडीपी पर कैपिटा, जिन कोफिशिएंट और परचेज पावर पैरिटी, इन चीज़ों को देखा जाता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर। अगर ये वीक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो ना, उसे फिर क्या होती है, जस्टिस वीक होती है। अब ये क्या है, हमारे पास ये सारे इंडिकेटर हैं, ये किस चीज़ को, तो चेक और सोसाइटी को चेक करने के लिए ये लीड करते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी और स्टार्ट कर देते हैं क्राइम्स को, अगर इनको फुलफिल ना किया जाए। अरिस्टोटल ने क्या कहा, पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एथनिक हेट्रोजेनिटी आ जाती है। एथनिक हेट्रोजेनिटी क्या करती है, हमारे पास ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है क्राइम्स को। जैसे हमारे पास एक पंजाब के अंदर एक ह्यूमन रहता है और वो फिर सिंध, केपी के, एजी के और बलूचिस्तान के साथ किस तरह होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है, उसके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होता, तो हम उसके जो है ना क्राइम को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग क्राइम है, एथनिक हेट्रोजेनिटी। तो इस तरह अगर देखें ना, एक घर है, उस एक घर पंजाबी के उसके इर्द गिर्द ये रहते हैं ना, तो फिर ये क्राइम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि एक दूसरे को जानते ही नहीं है ना, डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स के हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, हम एथनिक हेट्रोजेनिटी कहते हैं, डिफरेंट किस्म की एथनिक सिटी के दरमियान रहना। फिर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम घर चेंज करते रहते हैं, रेजिडेंशियल मोबिलिटी, तो ये हमारे पास क्या होता है, अमेरिका के अंदर 25% जो है ना लोग टैक्स देते हैं, स्कॉटलैंड के अंदर 45% देते हैं, यूके के अंदर 35% देते हैं। अब जो हमारे पास सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको घर क्यों मिलते हैं, ओनली क्रिटिसिज्म और रेजिडेंशियल मोबिलिटी। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, रेजिडेंशियल मोबिलिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म है। मलिया लोधिया उन्होंने एक पाकिस्तान हार्ड कंट्री बुक लिखी है, उसके अंदर क्या कहती हैं, इफ़ यू लव एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर के टैक्स दें, अगर आप इंडस्ट्री को प्यार करते हैं तो फिर इंडस्ट्री के टैक्स दें। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास क्या होता है कि रेजिडेंशियल मोबिलिटी भी है ना, ये भी क्राइम्स के अंदर वो करती है, लोगों को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब ये हमारे पास रेजिडेंशियल मोबिलिटी यही है कि एक बंदा यहाँ पे क्राइम करता है तो फिर दूसरी जगह पे चला जाता है, फिर तीसरी जगह पे चला जाता है, ये लोग उसको नहीं जानते होते तो वो क्रिमिनल होता है। तो इस तरह रेजिडेंशियल मोबिलिटी भी क्राइम को इन्हांस करती है। जो हमारे पास तीसरा फिर होता है हमारे पास सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये हमारे पास क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो अगर वीक हो जाए ना, फिर क्राइम उतना ज़्यादा हो जाते हैं जितना ज़्यादा ये वीक हो जाए। उसमें हमारे पास क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, सिचुएशन होती है, एथनिक हेट्रोजेनिटी। अगर हमारे पास सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है ना वो वीक हो, एथनिक हेट्रोजेनिटी ज़्यादा हो और हमारे पास रेजिडेंशियल मोबिलिटी भी ज़्यादा हो, तो फिर हमारे पास क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म वीक हो जाता है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होती है, सोशल डिसइंटीग्रेशन थ्योरी होती है। ये क्या कहती है, हमारे पास अगर लो, हमारे पास ये है, रेजिडेंशियल मोबिलिटी ज़्यादा है, एथनिक हेट्रोजेनिटी है, लो सोशो इकोनॉमिक्स है, तो ये हमारे पास क्या काज करते हैं, ये हमारे पास काज करते हैं कि हमारे पास जो लोकल फ्रेंडशिप नेटवर्क है वो हमारे पास कम होता है और हम अनसुपरवाइज होते हैं टीनेज के अंदर, और हमारे पास जो सिविक पार्टिसिपेशन होती है वो कम होती है। उससे फिर हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर सोशल डिसइंटीग्रेशन आती है और उससे फिर हम क्राइम की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास जो स्टडी है ना शिकागो स्टेट की, इधर वो एक्सप्लेन की गई है। इसमें क्या क्या है, सोशल डिसइंटीग्रेशन थ्योरी के अंदर की गई है। शिकागो जो है ना वो पूरी एक स्टेट है, उसके अंदर क्या है कि जो कोर है ना, उसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल हब है। उसके इर्द गिर्द कौन रहते हैं, वर्किंग क्लास रहती है। और जो है ना सबसे साइड पर वो कौन सा जोन है, जोन सी,
जोन बी के अंदर हमारे जोन ए के अंदर हमारे पास क्या हो गई, इंडस्ट्री हो गई। जोन बी के अंदर हमारे पास क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, और हमारे पास वर्किंग क्लास हो गई। जोन सी के अंदर कौन रहते हैं, इलीट रहते हैं। अब जो इलीट है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग क्लास है ना, तो वो रहती है, ठीक है, और उनके अंदर रेजिडेंशियल मोबिलिटी नहीं है, वो इधर मजबूती से रहते हैं, उनके पास सेफ्टी है, उनके पास क्राइम नहीं होते, ठीक है। जो वर्किंग क्लास है ना, वहाँ क्या है, रेजिडेंशियल मोबिलिटी है, लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, एथनिक हेट्रोजेनिटी है, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना उनका वीक है, तो इधर क्राइम रेट ज़्यादा है शिकागो के अंदर। और जो जो हमारे पास कोर है ना, वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ जॉबियंस रहते हैं, लेबर क्लास रहती है, वर्क में इन्वॉल्व होती है, वर्किंग क्लास है, कंज्यूमर्स रहते हैं, तो वहाँ क्राइम जो है ना जोन बी के अंदर भी ज़्यादा है। तो जोन ए और जोन बी के अंदर क्राइम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ये फैक्टर हैं। और जो हमारे पास इधर है ना जोन ए, जोन सी, उधर इसलिए क्राइम कम है कि वहाँ तो एक अमीर रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके अंदर जो है ना सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं है, उनके अंदर रेजिडेंशियल मोबिलिटी नहीं है, वो अपने इधर बंगले बना के रहते हैं, ठीक है। और जो उनके अंदर है ना आपस के अंदर, वो उनकी जो है ना सेफ्टी भी बरकरार रहती है, और उधर क्राइम्स भी नहीं होते क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। जो ये क्लासेस होती है ना इधर इसलिए है क्योंकि इधर एक तो हमारे पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेबर क्लास होती है, या फिर रेजिडेंशियल मोबिलिटी होती है, या एथनिक हेट्रोजेनिटी होती है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, इस वजह से इधर क्राइम रेट हमारे पास ए और बी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह हमारे पास 3 लेयर डिवीजन है जो शिकागो की जो क्लासीफाई की गई हैं बाय क्लिफर्ड मैकॉय एंड हेनरी मैकवे। तो इन्होंने इसको क्लासीफाई किया है शिकागो सिटी को, और एक्सप्लेन किया है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ ले जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज नर्चर की। तो हमारे पास सोसाइटी क्रिएट्स क्राइम, मैन कमिट्स देम, ठीक है। अब स्ट्रेन थ्योरी है, स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, ये हमारे पास क्या है, एनोमी थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये क्या कहती है कि हमारे पास जो है ना ये वर्क ऑफ एमिली ड्रकियन है, ये क्या है, एडवांस्ड बाय मार्टिन एंड चुएन है, ठीक है। स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, एनोमी का मतलब है एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, मतलब जैसे कि वार, फिमाइन या ड्राफ्ट या फ्लड्स वगैरह आती हैं, तो ये हमारे पास सोशल डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाते हैं। एक सोसाइटी जब डिप्राइव्ड होती है तो वो क्या करती है, उसमें इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल डिप्राइवेशन आ जाती है, सोशली भी डिप्राइव्ड हो जाती है, तो बेसिक नीड ऑफ लाइफ जो होती है ना उनसे डिप्राइव हो जाती है। तो इससे हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन इज रिलेटेड टू क्रिमिनल मोटिवेशन। तो स्ट्रेन क्या हमें पास क्रिमिनल मोटिवेशन की तरफ ले जाती है, रिलेटिव डिप्राइवेडनेस, इकोनॉमिक स्ट्रेन, सोशल स्ट्रेन। तो हमारे पास अगर सोसाइटी ए है और सोसाइटी बी है, अगर सोसाइटी ए के अंदर एक बंदा शॉप खोलते हैं, नोमिक है, नॉर्म्स को संभालता है, उसका बिजनेस जो है ना क्या होता है, अगर वीक होता है, ठीक है, वो हालांकि वो बहुत अच्छा सेटअप बनाते हैं। और जो सोसाइटी बी है ना उसके अंदर क्या है, एनोमिक है, मतलब नॉर्म्स को जो है ना वो नहीं पहचानता, इधर ग्रोथ उसकी ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो है ना ये सोसाइटी, इधर तो वो अपनी लॉलेसनेस होती है, इधर वो अपनी मर्जी का मतलब प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता, खाने के जैसा भी हो, क्वालिटी जैसी भी हो। अगर यही बंदा अगर इधर जाके करता है ना, बिजनेस करता है, तो वहाँ इसको लॉस होगा, ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो सफाई को देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे, फिर खरीदेंगे चीज़। जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर ये सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि उधर इधर अफरा तफरी है, इधर लो इकोनॉमी है, और इधर क्या है, हमारे पास सोशल डिस्पैरिटी है, और सोशल डिप्राइवनेस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है इधर, जबकि ये चीज़ें नहीं हैं। तो जो नॉमिक सोसाइटी है वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए ये एनॉमिक सोसाइटी पे ग्रो करेगा। अगर ये इधर जाएगा इसके ऊपर टैक्स भी लगेंगे, और इस तरह इसकी जो है ना मार्केट लो हो जाएगी। तो ये क्या है, डिप्रिवेशन इन सोसाइटी है, मतलब एक बंदा जो अपनी सोसाइटी में ग्रो करता है वो उसी में ही सही से ग्रो कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, ब्रिटिश जो है ना ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, 1902 के अंदर इसके ऊपर केस हुआ था। दो औरतें जो थी वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, रेस्टोरेंट के साइड के ऊपर बैठी थी, उन्होंने क्या माल्ट वाइन ली ब्रेकफास्ट के अंदर, जो डाइल्यूट थी वो वेटर ने उनको सर्व की, और उसके अंदर कॉकरोच था। वुमेन स्ट्रेस हुई और कम्प्लेक्सिटी में उसका मिसकैरेज हो गया, उस वजह से उसने केस फाइल कर दिया ब्रिटिश ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड पे, जो प्लस होटल ओनर पे भी कर दिया। 1906 के अंदर वो सीज़ हो गए। 60% जो थे ना उसके शेयर्स अगले 15 साल के लिए जो उसने सेल पे थे वो उसको देने पड़े, औरत को देने पड़े। और जो बिज़नेस फेलियर था ना ओयो कंपनी का इन पाकिस्तान, वो भी जो पेप्सी को जो थी ना, और फ्री तोला थी, फ्री तोला का क्या था, हमारे पास फ्री तोला और पेप्सी को की लेस थी, इनकी मोनोपोली थी पूरी मार्केट के ऊपर। फिर ओयो आया, ओयो ने क्या किया कि ये एक पापड़ था और चिप्स वगैरह थी, ठीक है, ये इसने क्या किया कि ये इनके ऊपर छा गई। अब फिर हमारे पास क्या थी कि ये 7 मेंबर जो है ना मेंबर्स यूएसए के थे, और प्रोडक्शन प्लांट दोस्त थे, उन्होंने फिर प्रोडक्शन प्लांट क्या किया, फास्टर देन लेस प्लांट उन्होंने लगा दिया, जो हमारे पास फाइनेंस की थी। और इसमें क्या हुआ कि जो लेस के पोटैटो कट थे ना वो ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से स्लो होते थे प्रोसेस, जो ओयो का था ना वो फास्ट सिस्टम था, उसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था। प्रोडक्शन लेस की जो कम थी और ओयो की ज़्यादा थी। अब जो फ्री टोले थे ना उन्होंने जो है ना शॉपकीपर्स को प्रॉफिट देना इंक्रीज़ कर दिया, और जो थे इसका कंपटीशन जो था ना, कंपटीशन
CCP मतलब कंपटीशन केस ऑफ पाकिस्तान, तो इधर तो फिर इसका इस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इन्होंने उसकी मार्केट को तबाह किया। हमारे पास क्या था कि जो फ्री टोले था ना, उसने क्या किया, फ्रेम कर दिया शॉपकीपर्स को मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, हमारे पास CCP जो केस है ना, उसका रिजल्ट क्या आया कि मार्केट शेयर जो इन्हांसमेंट हुई ना, तो उसका जो पॉलिसी रिजल्ट्स थे वो इन्हांस हो गए। जो हमारे पास लेस थी, वो जो थी ना, वो हमारे पास शॉपकीपर के पास जाती थी, जो ओए होए थी ना, वो बैक ऑफ द शॉप। अब शॉपकीपर को जिससे लेस वाले फ़ायदा देते थे, तो वो फिर उनकी लेस बेचता था। ओए होए वाले के पास उसको प्रॉफिट कम मिलता था, तो वो उनकी जो थी ना डब्बे, वो अपनी बैकग्राउंड पे रख देता ताकि ये ना बिके। तो इस तरह फिर जो है ना, इसका कंपटीशन लो हो गया और फिर इसको बांग्लादेश शिफ्ट होना पड़ा ड्यू टू करप्शन प्रैक्टिसेस और लॉलेसनेस इन पाकिस्तान। अगर ये ना होती तो फिर वो जो है ना, हमारे पास ओए होए वो केस करके लेस के ऊपर अपना हक ले सकता था। तो इस तरह लेज ने जो है ना, उसको शॉपकीपर्स को अपने साथ मिला के इसको धोखा दिया। हमारे पास अब जो जैसे लैक्टोजन का केस है, इस्लामाबाद के अंदर एक औरत है जो आई, फ्रांस से आई थी। उसने क्या कहा कि उसको डॉक्टर ने उसके बच्चे के लिए कहा था कि अवॉइड केमिकल्स, जो है ना, आप ऐसा बच्चे को दूध पिलाएं जिनके अंदर केमिकल्स ना हो। तो उसने लैक्टोजन लिया जिसमें के ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें केमिकल प्रेजेंट नहीं है, हालांकि उसमें केमिकल प्रेजेंट थे। और उसको जो बच्चे को उसने पिलाया तो उसको क्या हो गई, एलर्जी हो गई। उसने क्या किया कि केस के अंदर कोर्ट के अंदर केस सेटल कर दिया लैक्टोजन की कंपनी के खिलाफ। तो इस तरह फिर जो हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, तो इस तरह फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का सिस्टम है तो उसलिए उसको हक नहीं मिला। अगर वो बाहर होता ना, फिर उसको ज़रूर मिलता। जिस तरह पाकिस्तान में ओए होए तबाह हुआ, वैसे ही वो औरत भी चुप करके चली गई अपना केस लड़ लड़ के, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है ना, इसमें क्या है, सिस्टमेटिक वायलेशंस हैं। जो इंडिविजुअल स्ट्रेन है, इसके अंदर पर्सनल लाइफ है। अब हमारे पास सोर्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, हमारे पास फेलियर टू अचीव गोल, disjunction of expectations and achievements, removal of positive stimuli and prevention of negative stimuli। इससे हमारे नेगेटिव इफेक्ट कौन से होते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन और फियर। इससे हमारे पास क्या क्रिएट होता है, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, जिसमें ड्रग एब्यूज़, डेलिक्वेंसी, वायलेंसी और ड्रॉपिंग आउट्स वगैरह जैसे होते हैं, ये शामिल है। और हमारे पास फिर क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ थ्योरीज है। जो सबसे पहले जो हमारे पास है ना, प्रपोज की एडवर्ड ए रोज ने, और एडवांस इसको की अल्बर्ट रेसेस और जैक टोबी ने। हाउ टू हिंडर क्राइम इन्होंने हमें बताया। टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन्होंने क्या बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है हमारे पास, फैमिली, सोसाइटी और रिलीजन इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है, नीड टू सेटिस्फाई। जैसे हमारे पास मोज़लो थ्योरी ऑफ नीड्स एंड ड्राइव डिज़ायर्स है, उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो कन्फर्मिंग की तरफ जाते हैं, और जो वीक होते हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। हमारे पास मेजर सब थ्योरीज इन सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या है, सबसे पहले हमारे पास है बॉन्ड थ्योरी बाय ट्रेविस एंड हेराशी। ये क्या कहती है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ऑफ बॉन्ड, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड बिलीफ। ये इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर ये हमारे पास वीक होंगे तो क्राइम की तरफ जाएगा बंदा, अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्राइम कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास टैबलेट्स ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है काज ऑफ डेलिक्वेंसी इन 1969, ठीक है। ठीक है ना। हमारे पास दूसरी क्या है, दूसरी हमारे पास है कंटेनमेंट थ्योरी बाय वाल्टर रैकल्स। इसने क्या कहा कि हमारे पास जो इनर कंटेनमेंट होती है और एक्सटर्नल कंटेनमेंट होती है। इनर कंटेनमेंट जो होती है ना, उसकी बेसिस क्या होती है, बिलीफ होती है। जो एक्सटर्नल कंटेनमेंट होती है उसकी क्या होती है, लीगल डिटेरेंस होती है, ठीक है, जो मतलब स्ट्रिक्ट लॉज। अब हमारे पास इनर कंटेनमेंट में क्या होता है, अवॉइडेंस ऑफ क्राइम्स हो जाती है, माई सेल्फ। एंड एक्सटर्नल कंटेनमेंट क्या होती है, इसमें भी अवॉइडेंस ऑफ क्राइम्स होती है सोसाइटी की, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी एंड सोशल कंट्रोल। ये क्या आ जाती है कि ये हमारे पास एडवांस बाय डेविड क्रिस एंड स्काइज एंड मार्जा, ठीक है। इसमें क्या था कि हमारे पास जो यंग पीपल होते हैं वो ट्राई टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन बेसिस करवाते हैं, सेल्फ जस्टिफाई करते हैं। जैसे करप्शन के जो करप्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि करप्शन मेरा हक है। जो चोरी करते हैं वो उसको अपना मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये हमारे पास टेक्निक्स हैं कुछ, जो हमारे पास क्या है कि यूज़ करते हैं लोग। जैसे हमारे पास डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें किसी दूसरे को या इंस्टीट्यूशन को हम ब्लेम करते हैं अपने एक्शंस के लिए। डिनाइल ऑफ इंक्वायरी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नो वन वाज एक्चुअली हर्ट बाय हिज एक्शंस, इसमें डिनाइल ऑफ इंक्वायरी के अंदर, ठीक है। डिनाइल ऑफ द विक्टिम क्या होता है, जो एक यंग बंदा होता है वो क्या करता है, विक्टिम डिजर्व, वो कहता है कि इसको यही जाहिर मतलब विक्टिम को ये डिजर्व करता था कि उसके साथ यही होना चाहिए था। जैसे नूर मुकद्दम का केस है जाहिर का, लोग कहते हैं उसके साथ यही होना चाहिए था अगर वो इस तरह के बंदे के साथ रह रही थी। तो कंडेमनेशन ऑफ द, हमारे पास कंडेमेंस क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि यूथ ट्राइज टू कंडेमनेशन ऑफ द कंडेमनर। अब जो है ना, कंडेमनर्स को भी लोग कंडेम करने की कोशिश करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंडेमनेशन ऑफ द कंडेमनर्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कन्फर्मिटी एंड नॉन कन्फर्मिटी आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाती
करती है पावर कंट्रोल थ्योरी, ये क्या करती है अप्रूव्ड बाय जॉन हागन। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक फैमिली होती है पैट्रियार्कल फैमिली होती है, दूसरी एजिटेरियन फैमिली होती है। जो पैट्रियार्कल होती है उसके अंदर क्या होता है, फादर अगर एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व है, मदर जो है ना वो डोमेस्टिक के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो पैट्रियार्कल बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर क्राइम कम होता है। जो एजिटेरियन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें लेस चेक्स होते हैं, फादर और मदर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। एजिटेरियन के अंदर क्राइम ज़्यादा होते हैं, मतलब दोनों ही जॉब जॉब ऑर्डर होते हैं, इधर एक जॉब ऑर्डर होता है और एक डोमेस्टिक होता है, इसलिए उधर क्राइम करने की रेशो कम होती है पेट्रियार्कल में। हमारे पास फिर क्या आ जाता है, यूके और पाकिस्तान के अंदर जो है ना लॉ स्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से जो है ना इधर भी क्राइम कम होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल एक्शन थ्योरी है, ये एडविन सुदरलैंड की है। इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी हर बंदे के अंदर होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी बार बंदा क्रिमिनल बिहेवियर के साथ एक्सपोज हुआ है, ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने टाइम के लिए हुआ है, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अर्ली एज के अंदर एक्सपोजर हुआ, डेविएंट हुआ है या लेटर एज के अंदर। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसके जो है ना पोटेंशियल डिस्क्वेंस कौन कौन से सोर्सेज से जो है ना वो एक्सपोज हुआ है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाती है, जो कि हमारे पास क्या है अल्बर्ट बेंडोरा की है। जो पीपल के लोगों को कहते हैं, लोग जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना वो सोसाइटी से सीखते हैं, फैमिली से, मॉडल से, पीयर से, सिम्बॉलिक मॉडलिंग से, टीवी वगैरह से। फिर हमारे पास सोशल लर्निंग जो थ्योरी होती है ना वो क्या कहती है, लर्निंग प्रोसेस जो है ना हमारे पास किस तरह आता है, अटेंशन से, रिटेंशन से, रिप्रोडक्शन से, फिर मोटिवेशन से, ये एक साइकिल है, इसके तहत आता है। दिस थ्योरी अप्लाइज टू जुवेनाइल्स, पीयर प्रेशर्स एंड वाइट कॉलर क्राइम्स, यानी ये क्रिमिनल बिहेवियर के साथ। जो हमारे पास ब्लैक व्हील है ना, ये सोसाइटल गेम जो थी पबजी, ये ज़रूर ये सारी इसी थ्योरी के तहत आती हैं। पबजी जो है ना ये किलर मदर वगैरह, किल मदर, जो लोगों ने अपने बच्चों ने अपने माँ बाप को मारना शुरू कर दिया पबजी के देख देख कर, किल किल कर। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हार्वर्ड लॉ रिपोर्ट है 2023 की, वो कह रही है द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट एंड वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। ये एक रिपोर्ट है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये क्या था कि हमारे पास जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेज होती है ना लीगल केसेस वगैरह के अंदर, तो वो जो है ना ये पोर्नोग्राफी की वजह से होती हैं, लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और उसकी वजह से जो हार्वर्ड लॉ रिपोर्ट है ना 2023, उसमें बताया गया कि वो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं अपने पार्टनर से, जब उनको नहीं मिलती तो फिर वो डाइवोर्स वगैरह होती है और वो लड़ाई झगड़े करते हैं। हाफ ऑफ द स्काई जो हमारे पास एक बुक है, उसके अंदर क्या है, खवातीन पर जुल्म में खवातीन शामिल होती हैं, ऑथर ने ये लिखा है हाफ ऑफ द स्काई के अंदर। फिर हमारे पास 7 आती है लेबलिंग थ्योरी। इसमें क्या होता है कि ये हावर्ड बकर की है, क्रेडिट हावर्ड बकर, इसने क्या किया, हमें ट्रेस बैक किया है एम आई डुकर ने। इसने क्या है कि जो हमारे पास ये क्राइम करता है ना बंदा, ही विल बिकेम देन, मतलब एक बंदे को जब हम कहते हैं ना तो चोर है, फिर वो चोर बन जाता है, ये इसको कहते हैं लेबलिंग थ्योरी। इसमें पहले प्राइमरी डेविएंस होता है, फिर लेबलिंग होती है, फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी डेविएंस होती है। मतलब फिर टर्शियरी डेविएंस भी कुछ लोग इसको कहते हैं लेबलिंग को। तो ये फिर उसको कन्फर्मिटी की तरफ ले जाती है, मतलब अगर तू चोर है उस पर लेबल लग गया, उसने कहा हाँ मैं चोर हूँ, फिर वो चोर बन गया। तो ये हमारे पास होगी लेबलिंग थ्योरी। मैं इतना जल्दी इसलिए पढ़ता हूँ कि ये लेक्चर होता है 4-5 घंटे का, मैं आपको 10-15 मिनट में बताना होता है, फिर ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से पूछ लिया करें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी कमेंट आपके लिए हाजिर है इंशाल्लाह, आपका भाई आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।